हाँ जी भाई, हमने कल अमोनिया की क्रियाएं की थी, हमने कुछ तो कर ली थी, एक दो और बाकी है, उनको भी हम खत्म कर लेते हैं। नंबर देख लेना भाई जो क्या है, 3-4 तो मैंने करवाई दी थी मेरे ख्याल से ना। अगला नंबर देख लेना जो क्या है, अगली क्रिया लिखो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, या इसको आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। जब मैंने आप लोगों को रेडॉक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था कि जितने भी विद्युत रासायनिक मतलब विद्युत रासायनिक श्रृंखला में जितने भी पदार्थ नीचे की तरफ आते हैं वो अमोनिया का आसानी से ऑक्सीकरण कर देते हैं, अतः उनकी क्रियाएं अमोनिया में संपन्न नहीं करवाई जा सकती। किसकी करवा सकते हैं? जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में ऊपर आते हैं, जो ऊपर आते होंगे वो अमोनिया का ऑक्सीकरण नहीं कर सकते, अतः हम उन पदार्थों की क्रियाएं अमोनिया में आसानी से करवा सकते हैं। तो ऑक्सीकरणों की क्रिया इसमें नहीं करवा सकते, लेकिन जो भी ऊपर आते हैं मतलब जो भी अपचायक होते हैं उन अपचायकों की क्रिया आप अमोनिया में आसानी से करवा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, माना कि मैंने सोडियम की क्रिया करवा दी किसके साथ में, CuI के साथ में क्रिया करवा दी, होगा क्या, एक दूसरे, ये तो प्लस में था और ये जीरो में था, ये यहाँ पर चला गया, ये इधर की तरफ आ गया, तो क्या बन जाएगा, NaI बन गया और CuO। बोलो इस पर तो +1 आ गया, इस पर 0 हो गया, +1 से 0 में चला गया, बताओ इसका क्या कर दिया, इसमें अपचयन कर दिया, और ये 0 से +1 में चला गया, खुद का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ये जो क्रिया हुई होगी, ये क्रिया किसके अंदर होती है, द्रव अमोनिया एक विलायक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, विलायक के रूप में कार्य करेगा यहाँ पर। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो गया, मैंने के की क्रिया करवाई, इसके साथ में करवा दी मैंने KLnO4 के साथ में क्रिया करवा दी, यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, K2LnO4 बन जाएगा। देखो भाई, ये मैंगनीज अभी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो ये कौन सी अवस्था में चला जाएगा, +6 अवस्था में चला जाएगा। मतलब मैंगनीज का इसने क्या कर दिया होगा, मैंगनीज का इसने क्या कर दिया होगा, अपचयन कर दिया होगा। तो ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया भी किसके अंदर होती है, द्रव अमोनिया में ही यह क्रिया होती है। आई बात लिखो, वह पदार्थ जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में, वह पदार्थ जो विद्युत रासायनिक श्रृंखला में नीचे की ओर उपस्थित होते हैं, नीचे की ओर उपस्थित होते हैं, नीचे की ओर उपस्थित होते हैं, वे आसानी से अमोनिया का ऑक्सीकरण कर देते हैं, वे आसानी से अमोनिया का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अतः इन पदार्थों की क्रिया अमोनिया में नहीं करवाई जा सकती, इन पदार्थों की क्रिया अमोनिया में नहीं करवाई जा सकती, अमोनिया में नहीं करवाई जा सकती। वह पदार्थ जो ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं, वह पदार्थ जो ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं, अर्थात जो अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात जो अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी क्रियाएं अमोनिया में संपन्न करवाई जा सकती हैं, उनकी क्रियाएं अमोनिया में संपन्न करवाई जा सकती है। लिख लो दोनों रिएक्शंस, एग्जांपल वालों बराबर।
कर ली। अब लिखोगे संकुलन अभिक्रिया। संकुलन अभिक्रिया, अब इसके नाम से पता चल रहा है संकुलन अभिक्रिया में क्या होगा, किसी संकुल का निर्माण होगा, संकुल का। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, माना कि मेरे पास NH2 होल ट्वाइस था, इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी, KNH2 के साथ में मैंने इसकी क्रिया करवा दी। होगा क्या, यहाँ से ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये NH2 माइनस इस जिंक ने ग्रहण कर लिया, ये NH2 माइनस इस जिंक ने ग्रहण कर लिया। दो तो पहले से थे, एक और ले लिया, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साथ में माइनस क्या आएगा, इस माइनस से कौन जुड़ जाएगा भाई, ये प्लस जुड़ जाएगा, और कुछ इस प्रकार के संकुल का निर्माण हो जाएगा। अब ये क्या बना, संकुल बना। जिस अभिक्रिया में ये बना होगा उसी को क्या कहोगे आप, संकुलन अभिक्रिया कहोगे। लिखो, ये जो क्रिया हुई है ये भी किसके अंदर हुई है भाई, द्रव अमोनिया में ही यह क्रिया हुई है। लिखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें संकुल का निर्माण होता है संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें संकुल का निर्माण होता है संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती है। संकुलन अभिक्रियाएं कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को द्रव अमोनिया में आसानी से करवाया जा सकता है। इन क्रियाओं को द्रव अमोनिया में आसानी से करवाया जा सकता है। कर लो एग्जाम्पल, कर ली। ये तो होगी द्रव अमोनिया में होने वाली अभिक्रियाएं। अब नया टॉपिक डालो इसके अंदर, धातु अमोनिया विलयन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, धातु अमोनिया विलयन। धातु अमोनिया विलयन, ठीक। क्या होता है धातु अमोनिया विलयन, देखो जब एस ब्लॉक के तत्वों को, एस ब्लॉक के दो तरह के तत्व होते हैं, तो क्षारीय तत्व होते हैं जो पहले वर्ग के होते हैं, और दूसरे होते हैं क्षारीय मृदा तत्व जो दूसरे वर्ग के होते हैं। जब हम पहले वर्ग के या दूसरे वर्ग के मतलब क्षारीय या क्षारीय मृदा तत्वों को अमोनिया में घोलते हैं, जब इन तत्वों को या इन धातुओं को अमोनिया में घोलते हैं तो घोलने से जो विलयन बनता है ना, उस विलयन को धातु अमोनिया विलयन कहते हैं। किसको बोला है हमने, क्षारीय या क्षारीय मृदा तत्वों को जब जब अमोनिया में घोलोगे तो वो धातु अमोनिया विलयन का निर्माण करेगा, मतलब हो जाएगा। केवल कौन सी धातु नहीं घुलती, बेरिलियम एक ऐसी मेटल है जो इन तत्वों में नहीं घुलती है। बेरिलियम केवल वह मेटल है जो इन अमोनिया के इन मतलब बेरिलियम वो मेटल है जो अमोनिया में नहीं घुलती, अमोनिया में नहीं घुलेगी, तो ये धातु अमोनिया विलयन का निर्माण नहीं करेगी, मतलब ये एक अपवाद हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कौन सी धातु अमोनिया विलयन का निर्माण नहीं करती, आंसर बेरिलियम। आई बात समझो। अब कौन सी भी धातु इसको छोड़कर चाहे पहले वर्ग की हो चाहे दूसरे वर्ग की हो, देखो ध्यान से, माना कि मेरे पास कोई धातु इस प्रकार से है, इसकी मैंने किसी क्रिया करवाई, मतलब इसको मैंने अमोनिया में बोला, अमोनिया कितनी अमोनिया क्रिया की वैसे मैंने लिख दिया X+5, जैसे 5 + 4 3 + 2 है ना, समझ रहे हो, मैंने ऐसे नंबर ले लिए X+5 का नंबर ले लिया, अमोनिया की अमोनिया नंबर ले लिया। होगा क्या, अगर ये पहले वर्ग का है, अगर ये क्षारीय मृदा मतलब ये क्षारीय तत्व है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या बनेगा, संकुल बनेगा। ये M इसके साथ में कौन आ गया, NH3 होल X, और इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो प्लस आ गया, तो ये हो गया
गई और आगे होने के साथ कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। इस पर कौन सा बेस होगा, माइनस। इस तरह से आपको ये दो धातु का संतुलन मिला, ये अमोनिया का संतुलन मिला। इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कौन चिपके होंगे, अमोनिया के अणु चिपके होंगे, चारों ओर अमोनिया के अणु चिपके होंगे। इस वजह से इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे कहा जाता है विलायकृत इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है, विलायकृत इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही बस अमोनिया के चारों लिपटा हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इन विलयनों के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बहुत सारे गुण प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि मैं इसमें प्रकाश डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। जब उच्च से निम्न में आएगा तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, रंग। मतलब इनके विलयन होते हैं ना वो रंगीन प्रकृति के होते हैं, और जो इनका रंग होता है वो नीला होता है जनरली। ये नीला रंग प्रदर्शित करते हैं इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के होने के कारण। उसके बाद में एक अगर आयनिक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद अगर चालकता की बात करूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रोड लगाकर आप दाब अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन घूमेगा फिरेगा, मुक्त है तो ये चालकता भी प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो ये इसको किसी को डोनेट भी कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ है, अगर इसको किसी को डोनेट करना होगा तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सामने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। +2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये +2 से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, +1 में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर देगा। और जब जब ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है क्या होता है, वहां पर अपचयन होता है। अपचयन मतलब इनके जो विलयन होते हैं ना वो अपचयन की भांति व्यवहार करते हैं, किसी दूसरे का अपचयन कर देते हैं। सामने वाले को अपचयन, उसका अपचयन कर दे तो फिर वो क्या बन जाएगा, अपचय बन जाएगा। मतलब इनके जो विलयन होते हैं ना वो अपचयों की भांति व्यवहार करते हैं, सामने वाले का अपचयन कर देते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त पड़ा हुआ है, मेरे पास करोड़ 2 करोड़ रुपया हो, मुझे 10-20 मिनट किसी को देना दे दूंगा, ये ले भैया 10-20 मिनट के बाद है। वैसी वाली कहानी इनके पास। दांतों के पास तो बड़बड़ के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इशारे दांतों मजा ही आ गया, वो तो यूं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन झट से बाहर आ जाता है। आएगा तो सोने में सुहागा इनके पास तो ये मतलब ठीक। तो इतने सारे गुण ये प्रदर्शित करने लग जाते हैं। आई बात समझ, इसकी बात की कहानी इसके बाद करेंगे, फिलहाल इतना करते हैं। लिखो तो फिर तो मेरे ख्याल से डाला ही होगा आप लोगों ने। लिखो जब क्षारीय अथवा क्षारीय मृदा तत्वों को ब्रैकेट में लिख लेना, बेरिलियम को छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर जब क्षारीय अथवा क्षारीय मृदा तत्वों को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो प्राप्त होने वाला विलयन, द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो प्राप्त होने वाला विलयन धातु अमोनिया विलयन कहलाता है। धातु अमोनिया विलयन कहलाता है। धातु अमोनिया विलयन कहलाता है। इन विलयनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या इन विलयनों में विलायकृत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ज्यादा बेटर, विलायकृत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। विलायकृत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। रिएक्शन लिखो फटाफट, रिएक्शन जल्दी से रिएक्शन लिखो।
लिखो। इस विलायकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से धातु अमोनिया विलयन निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु अमोनिया विलयन निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु अमोनिया विलयन निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, ये नीले रंग के होते हैं। ये नीले रंग के होते हैं। अगला, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अगला, ये अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अगला, ये प्रबल अपचायकों की भांति व्यवहार करते हैं। ये प्रबल अपचायकों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रबल अपचायकों की भांति व्यवहार करते हैं। आई आंसर में अगली लाइन से देखो। अब देखो क्या होता है, समझ लो पहले। जब इनके इन विलयनों ये इनके ये जो गुण है ना, ये केवल तब तक रहेंगे जब इन्हें आप ताजा बनाओगे। ये जो सारे के सारे गुण रहे ना, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये केवल तब तक है जब इनको आप जस्ट बनाओगे, मतलब आपने ताजा कोई चीज बनाई होगी तो ये गुण होगा। लेकिन अगर आपने उस बने हुए विलयन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, आपने उस बने हुए विलयन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, बताओ ये सब गुण होंगे क्या नहीं होंगे? रंग भी गया, अणुचुंबकीय प्रकृति भी गई, अपचायक गुण भी गया, वो भी युग्मित हो गया। अब तो जाएगा, वो तो कपल हो गया एक दूसरे में, अब तो जाएगा नहीं, उसको तो साथी मिल गया, उसको तो अपना यार मिल गया, उसके साथ गुफ्तगू करने में वो बिजी होगा, तो वो दांत नहीं किया जा सकता। उसके बाद में जो चालकता है अब मुक्त नहीं है, क्योंकि दोनों जुड़ चुके तो वो मुक्त नहीं बचा, तो फिर ये चालकता भी प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, इनके सारे के सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा कब होता है? जब इन विलयनों को आपने कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया हो, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ऐसे युग्मित होते हैं। देखो जरा ध्यान से, माना कि मेरे पास ये विलायकृत इलेक्ट्रॉन था, ये आपस में युग्मित हो गए, यहाँ पर बन गया E2। E2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया। उसके बाद में एक अमोनिया ये Y कितना आवेश -A आ गई 2, तो -Q आवेश, और जो Y अमोनिया थे वे Y अमोनिया बाहर निकल गए। जो Y अमोनिया थे, Y अमोनिया 2 × Y, 2 अमोनिया हो जाएगी, 2 Y अमोनिया हो जाएगी, एक Y तो ये गया, एक Y बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? युग्मित हो गया। युग्मित होने से इसके सारे के सारे गुण खत्म हो जाते हैं। आई बात में एक तरीका दिया है। 3 इसको आप खुला छोड़ दो तो ये दोनों युग्मित हो जाएंगे और इनके सारे के सारे गुण खत्म हो जाएंगे। सपोज करो आपको ताजा बने हुए विलयन के सारे गुण गायब करने हैं, आपको किसी ताजा बने हुए विलयन के ये सारे गुण गायब, ताजा में तो नहीं होते, ताजा में तो गुण होते हैं, लेकिन आपको तो करते हैं। आप तो कितने आगे कि मुझे तो ये सारे गुण हटा दीजिए, ताजा वाले भी हटाना है, तो फिर आप उसमें क्या मिला दीजिए? अमोनियम आयन मिला दीजिए। जैसे ही अमोनियम आयन मिलाओगे, इलेक्ट्रॉन होगा, ये अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ से एक तो अमोनिया बनेगा, साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस विधि के द्वारा ताजा बने हुए विलयन के सारे गुण गायब कर सकते हैं, यदि आप चाहो तो।
लेकिन कहीं जाओ मत डालो अमोनियम आयन बाहर से, नियोगिन है तो अमोनियम आयन डालोगे तो अमोनिया और हाइड्रोजन बनेगी और इलेक्ट्रॉन गायब तो सारे गुण से गायब। इस तरीके से आप ताजा ताजा बने हुए के गुणों को गायब कर सकते हो या उन्हें समाप्त कर सकते हो। ठीक, लिखो इसके मतलब लिखा था हमने भी अगले लाइन से, जब इन विलयनों को कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है, जब इन विलयनों को कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है तो दो वैयक्तिक इलेक्ट्रॉन आपस में यूनिट हो जाते हैं, दो वैयक्तिक इलेक्ट्रॉन आपस में यूनिट हो जाते हैं जिससे इनके उपरोक्त गुण समाप्त हो जाते हैं, जिससे इनके उपरोक्त गुण समाप्त हो जाते हैं। उपरोक्त गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक, केवल ये रिएक्शन को मैं केवल जल्दी लिखो। लिखी क्या? अगले लाइन से, जब इन विलयनों में अमोनियम लवण मिलाया जाता है, जब इन विलयनों में अमोनियम लवण मिलाया जाता है, अमोनियम लवण मिलाया जाता है तो अमोनियम लवण मिलाया जाता है तो यह अमोनियम लवण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यह अमोनियम लवण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। जिससे इनके उपरोक्त सभी गुण समाप्त हो जाते हैं, जिससे इनके उपरोक्त सभी गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक कर लो भाई रिएक्शन अमोनियम वाली। अमोनियम वाली अभी दिया कर ली, इसके नीचे इन विलयनों की सहायता से, इन विलयनों की सहायता से ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड तथा सल्फाइड ऑक्साइड, पेरोक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड आदि का निर्माण किया जा सकता है, आदि का निर्माण किया जा सकता है।
अब कैसे बनेंगे ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सल्फाइड? बोर्ड पर देखो इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन का पहले। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास मीडियम में पड़ा हुआ है, और O2 कहां से आएगी? वायुमंडल से। वायुमंडल में O2 है, तो वह इलेक्ट्रॉन वायुमंडल की O2 से क्रिया कर लेगा, तो इस तरह की ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड वगैरह का निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो मीडियम में है, O2 कहां है? वायुमंडल में। जब मैंने O2 दी, O2 को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लेगा, किस पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश आएगा, माइनस आवेश। यहां से अब इसकी क्रिया मैंने N+ के साथ में करवा दी, तो बताओ MO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो MO2 बना ना, इसको क्या कहा जाता है? सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। जब O2 पर माइनस आवेश हो, तो ये जो बना, ये पेरोक्साइड आयन होता है, पेरोक्साइड आयन। उसके बाद में ये O2 था, इस O2 को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक। दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेगा, एक ग्रहण किया होगा तो 2 भी ग्रहण कर लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये लो भाई। अब इसकी क्रिया मैंने M+ से करवा दी, कितने M+? 2 M+। तो यहां से कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड बनेगा, 2 N हो गए और 2 ही O2 हो गए। अब ये जो बना, ये क्या बना है भाई? पेरोक्साइड बना है, पेरोक्साइड। ये जो आयन होता है ना, इसको कहा जाता है पेरोक्साइड आयन। आप लोगों ने देखा भी होगा H2O, सुना नाम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसी ही शक्ल है इसकी, बिल्कुल ऐसी ही शक्ल है। ये बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने सुपर ऑक्साइड। अब मैंने क्या किया, ये O2 ली, इस O2 की क्रिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन से करवा दी। 4 इलेक्ट्रॉन से करवाऊंगा तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, तो 2 कितनों को करेंगे? 4। 2 ऑक्सीजन है, 4 से क्रिया करवाई, तो 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉनों को लिया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 2 से मिली। उसके बाद में मैंने इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी? M+ के साथ में क्रिया करवा दी, ठीक। फिलहाल एक ही क्रिया समझ लो, एक का एक ही क्रिया करवाई मैंने। कितने लिए मैंने यहां से? 2 ले लिए, 2। अब देखो इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास, तो किसका निर्माण हो जाएगा? M2O का निर्माण हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एक एरा, 2M 2M है। बोलो M2O बना कि नहीं बना? ये जो बना होगा इसे क्या कहा जाता है? ऑक्साइड कहा जाता है। अब इधर 2 है, तो ये कितने लेने पड़ेंगे मुझे? 4 लेने पड़ेंगे। तो यहां से 2M2O का निर्माण होगा कि नहीं होगा? ये 2 है, 3 4 लेने पड़ेंगे, तो मेरे पास 2M2O का निर्माण हो जाएगा। ये सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, ऑक्साइड। जब ओवर माइनस को चार्ज हो, उसे कहा जाता है ऑक्साइड, और ये क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। ये 2 ऑक्साइड हो गए। सपोज करो मेरे पास सल्फाइड था, इस सल्फाइड को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा तो S-2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दो? N+ के साथ में क्रिया करवा दो, कितने? 2। तो यहां से क्या बनेगा? N2S बनेगा। ये जो कंपाउंड बना, इसको क्या कहा जाता है? इसको सल्फाइड कहा जाता है। और ये जो आयन है ना, इस आयन को क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन बोलते हैं इसको। इस तरह से आप ऑक्साइड होगा और पेरोक्साइड होगा या सुपर ऑक्साइड होगा, सल्फाइड का निर्माण कर सकते हैं। लिख लो फटाफट, जल्दी से छपाई मारो, जल्दी छपाई करो भाई।
सॉल्वेंट की तरह व्यवहार करते हैं, तो हम किसी यौगिक का इन विकिरणों की सहायता से अपचयन करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे? सपोज करो मेरे पास ये कोई कीटोन था, मेरे पास ये कोई कीटोन था, बताओ कीटोन का अपचयन किस में होता है? एल्कोहल में। कीटोन का अपचयन किस में होगा? एल्कोहल में होगा। ये मैंने सोडियम लिया और बगल में क्या ले लिया मैंने? अमोनिया ले लिया। अमोनिया ले लिया मैंने, अमोनिया। बोलो यहां से सोडियम और अमोनिया मिलकर किसका निर्माण करेंगे? द्रव अमोनिया मिलेट का निर्माण करेंगे। ठीक, तो ये दो अमोनिया, दो सोडियम के साथ में दो अमोनिया लगेगी। ठीक, एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, तो दो से दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर दो, तो CHOH बोलो एल्कोहल बना के बना, और NH2 बचा, NH2 को दोनों सोडियम से जोड़ दो, तो 2NH2 का निर्माण हो गया। ठीक हो गया। ठीक, दो अमोनिया से दो सोडियम, दो अमोनिया, दो NH2 से दो सोडियम का जोड़ दोगे तो आपके पास में सही लिखा है NH2 और ये दो सोडियम, दो NH2, और इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। हो गया चेन। कीटोन का करवा दो या फिर आप किसी एल्कीन का करवा लो, ये लो एल्कीन लिखी मैंने। ठीक, ये सोडियम हो गया, ये क्या हो गया भाई? दो अमोनिया हो गए, दो अमोनिया से दो सोडियम बाहर निकालो, इस बॉन्ड को जोड़ो, एक यहां पर एक यहां पर, तो आपके पास में एल्कीन का ऑप्शन किसमें होता है? एल्कीन में होता है। बोलो चेन हो गया कि हो गया, और बगल में क्या मिलेगा आपको? 2NH2 मिलेगा बगल में आपको। ठीक, लिखो इसमें लिखो। इन विनियोगों की सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का, इन विनियोगों की सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का अपचयन किया जा सकता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का अपचयन किया जा सकता है। एक जैसे एल्कीन तथा कीटोन का अपचयन, एल्कीन तथा कीटोन का अपचयन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक कर लो दोनों रिएक्शन, दोनों रिएक्शन कर लो। देखिए इसी के साथ अमोनिया हो गया खत्म। अब अगला सॉल्वेंट पढ़ेंगे हम SO2। अगला सॉल्वेंट पढ़ने वाले हैं हम SO2। अमोनिया खत्म, टॉपिक डालो फटाफट। द्रव SO2, द्रव SO2। ठीक, देखो भाई अगर इसकी संरचना की बात करें तो भी आकार होगा है, ऐसा कोई आकार होगा इसका भी आकार। इसका संकरण कैसा होगा? एक सिग्मा एक टोटल तीन से कौन सा निकल कर आएगा? sp3 संकरण निकल कर आएगा। और इसकी ज्यामिति की बात करोगे तो वो कौन सी ज्यामिति होगी? समतल त्रिभुज ज्यामिति होगी इसकी। और आकार क्या हो जाएगा? ये आकार हो जाएगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है कितना? 1.6 डिवाइड, और इसका परावर्तन होता है 17.3। द्विध्रुव इतना होता है तो मतलब ये क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा, ध्रुवीय होगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है?
17.3 होता है, जो कि अमोनिया और जल से काफी कम है, काफी नहीं बहुत ज्यादा कम है। अमोनिया से तो थोड़ा सा ही कम है, लेकिन जल से बहुत ज्यादा कम है। माना कि ये पोलर है, लेकिन इसका परावर्तनांक कम होने के कारण इसमें किसी भी आयनिक यौगिक को आसानी से नहीं घुला जा सकता, क्योंकि किसी भी आयनिक यौगिक का घुलना या मिलना इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये भी अच्छा होना चाहिए और ये भी अच्छा खासा होना चाहिए। दोनों ज्यादा होते हैं तो आयनिक यौगिक अच्छे विलय हो जाते हैं, लेकिन इनमें अगर द्विध्रुव गुण की बात करोगे तो वो भी इसका जल से कम है। जल का 1.85 होता है, इसका 1.6 ही है, और उसका परावर्तनांक 80 के लगभग होता है जल का, जबकि इसका 17.3 है। मतलब इसमें किसी भी आयनिक यौगिकों को आप आसानी से विलय नहीं कर सकते। इनमें अगर आपको अभिक्रिया करवानी है तो आप कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया करवा सकते हो, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल वगैरह हो गए, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह हो गए। इन सभी यौगिकों की या इन सब यौगिकों की आप इस द्रव्य स्रोत के अंदर आसानी से क्रिया करवा सकते हो। इनके लिए आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आप वो सारी की सारी जो क्रिया है वो द्रव एसोटोप में आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में अगर इसकी गलनांक की बात करूं तो इसका गलनांक होता है 197 केल्विन और इसका क्वथनांक होता है 263 केल्विन। मतलब ये भी जल की तुलना में कम है, जल की तुलना में कम है, मतलब इसकी क्या कम है, द्रव परास कम है। द्रव परास कम होने से ये जल की अपेक्षा अच्छा विलायक नहीं है। द्रव परास कम है, द्रव परास कम है तो ये जल से तो थोड़ा गंदा ही है, मतलब जल से अच्छा विलायक नहीं हो सकता। जल ही अभी तक बहुत अच्छा विलायक है, मैंने ऐसा ही कहा था। सब उससे कमजोर ही होते हैं। अमोनिया भी कमजोरी था, ये भी कमजोर है। देखो द्रव परास इसकी थोड़ी सी है। अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई क्रिया करवानी है ना तो वो भी नहीं करवा सकता इसमें, क्योंकि उस स्थिति में कहां चला जाएगा, वाष्प में चला जाएगा, तो वो भी स्थिति में संपन्न नहीं करवा सकता। तो अच्छा हुआ क्या है, आरएस 46 क्या 27 डिग्री तो कमरे का ताप ही होता है, 0 डिग्री पर जाकर रिएक्शन करवानी पड़ रही है और कम चला गया टेम्परेचर, तो फिर भी ये हमारे लिए अच्छा विलायक नहीं है, मतलब बेकार सॉल्वेंट है, एकदम सरा सॉल्वेंट है। आएगा हम, लेकिन पढ़ना तो है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो कि द्रव एसोटोप में ही हो सकती है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगा समझ, बस इतना ये इसके बारे में होता क्या है, आधा हो गया। अगर हेलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखें, सॉरी हेलाइड की विलेयता का क्रम देखें तो सबसे अच्छा कौन मिलेगा, आयोडाइड, उसके बाद में कौन मिलेगा, ब्रोमाइड, उसके बाद में कौन मिलेगा, क्लोराइड, उसके बाद में कौन मिलेगा, क्लोराइड। ये इनकी गुणशीलता का क्रम हो जाएगा, लिख डाला पड़ेगा। द्रव SO2 का द्विध्रुव गुण, द्रव SO2 का द्विध्रुव गुण 1.6 डिवाइड होता है, 1.6 डिवाइड होता है। अतः यह ध्रुवीय अणु है, अतः यह ध्रुवीय अणु है। इसके गलनांक तथा क्वथनांक 197 केल्विन तथा 263 केल्विन होते हैं, 263 केल्विन। इसके गलनांक तथा क्वथनांक 197 केल्विन तथा 263 केल्विन होते हैं। अतः इसकी द्रव परास कम होने से, इसकी द्रव परास कम होने से यह अच्छा विलायक नहीं है, यह अच्छा विलायक नहीं है। इसका परावर्तनांक 17.3 होता है, इसका परावर्तनांक 17.3 होता है। अतः इसमें आयनिक यौगिक आसानी से विलेयन नहीं होते, इसमें आयनिक यौगिक आसानी से
विलेयशील नहीं होते। द्रव SO2 में कार्बनिक यौगिकों को आसानी से विलय किया जा सकता है। द्रव SO2 में कार्बनिक यौगिकों को आसानी से विलय किया जा सकता है। आसानी से विलय किया जा सकता है। आसानी से विलय किया जा सकता है। इसमें बेंजीन ईथर आदि यौगिक विलयशील होते हैं। ठीक। द्रव SO2 में धातु हैलाइडों की विलयशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। द्रव SO2 में धातु हैलाइडों की विलयशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। विलयशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। कर लिखो फटाफट, जल्दी से क्रम लिखो। लिख लिया? लिखो। द्रव SO2 की संरचना V आकार होती है। इसकी संरचना V आकार होती है और इसकी संरचना भी बना डालो। इसकी संरचना भी बना डालो। ठीक। काफी आज से दिया, बाकी हम कल पढ़ते हैं। कल इसको खत्म कर देंगे हम। कल इसको खत्म कर देंगे। आएगा कल ये खत्म हो जाएगा।